जितना समझा हूँ आज तक उतना मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आप जितना मतलब मुझसे जितना समझना है उतना समझ लीजिए। अरे हम लोग समझेंगे, आप सिखाइए हमें। तो ये तो मतलब अभी अपने ऑडियंस में भी एक्सपर्ट लोग हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स भी है। सो प्लीज कोऑपरेट। करेंगे ही आप कोऑपरेशन, उसका कोई वांधा नहीं। ठीक है, विल स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। आयुष मिनिस्ट्री जानते हैं आप? आयुष मिनिस्ट्री 2004 में शुरू हुई थी और सेपरेट मिनिस्ट्री 2014 से, मेरे जानकारी के हिसाब से अराउंड 2014 में। AYUSH ये आयुष है। A फॉर आयुर्वेद, योग फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्ध और H फॉर होम्योपैथी। आयुष डिपार्टमेंट। इसमें योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, हम सब लोग जानते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करते हैं। अ, किसी को याद है तारीख कौन सा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा रहता है? 21 जून। यस, वेरी गुड। और अच्छा, इंटरनेशनल ठीक है। डे ऑफ अभी आयुर्वेद बस मालूम है कौन सा है? 21 जून है, तो मैं थोड़ा 21 जून के ऊपर क्वेश्चन पूछता हूँ कि कभी शुरुआत की थी 21 जून की? यस, ओके, कैरी ऑन। कल्पना। 2000 जब मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने थे उसके 1 साल बाद। 2015 आई थिंक। हाँ 15। 2014 में इसका ग्रांट हाँ मिला, हाँ, यूएन में। और 2015 को सबसे पहला इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया था। ठीक है सर, आयुर्वेद का ओके, कौन सा डे है? यस। आयुर्वेद का कौन सा डे जानते हैं कोई? इंटरनेशनल डे नो ऑफ सर, आयुर्वेद। नो सर। धन्वंतरी जयंती, दिवाली का जो दिन रहता है ना, धन्वंतरी जयंती, दैट इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद को इतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है अनफॉर्चुनेटली, जितना योग को मिल रहा है। ठीक है, वो हम अभी अपना वो टॉपिक नहीं है, विल गो अहेड। आयुर्वेद, आयुर्वेद डेफिनेशन क्या है आयुर्वेद की? आयुर्वेद इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, आयु प्लस वेद। आयु मतलब लाइफ या जीवन, और वेद मतलब नॉलेज या जानकारी। सो आयु क्या है? तो सांख्य सिद्धांत में जो बताया है वही सब सिद्धांत आयुर्वेद मान के चलता है। आयुर्वेद इज बेस्ड ऑन सांख्य फिलोसॉफी। इसके लिए सांख्य के जो 24 प्रिंसिपल्स है वो प्लस पुरुष, पुरुष मतलब आत्मा जिसे कह सकते हैं, इसका मतलब जिंदा इंसान, ये आयुर्वेद का। इसका मतलब आयु का मतलब हो गया शरीर प्लस इंद्रिय प्लस मन प्लस आत्मा। सो इंद्रिय मतलब वो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय हो गए 10, और ये 11वां मन, उभय इंद्रिय, उभय इंद्रिय और शरीर और आत्मा, ये सब मिला के आयु कहते हैं। इसका नॉलेज जिसमें दिया है वो आयुर्वेद कहते हैं, दैट इज नॉलेज ऑफ लाइफ। आयुर्वेद की ये डेफिनेशन है आयुर्वेदिक ग्रंथों में। हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तच्च यत्रोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। आयुर्वेद स उच्यते मतलब उसे आयुर्वेद कहते हैं। किसे कहते हैं? तो जिसमें अपने जीवन के लिए हितकर, अहितकर, सुखकर और दुखकर सब चीजें दी हुई है और उसका प्रमाण बताया है मान, तो उस शास्त्र को आयुर्वेद कहेंगे। आयुर्वेद का महत्व क्यों है कि जैसे योग में भी हम लोग मानते हैं 4 पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। वो हिसाब से आयुर्वेद में भी आयु कामय माने न धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेय परम आदरः। इसका मतलब ये हो गया कि जिसको धर्म अर्थ सुख चाहिए अपनी जिंदगी में, उसने आयुर्वेद में जो उपदेश दिए हुए हैं उसका परम आदर करना चाहिए। मतलब उनको फॉलो करना चाहिए। सिर्फ आदर करने से कुछ नहीं होगा, वो जो दिए उपदेश दिए हुए हैं उसका पालन करना चाहिए। दैट इज द थिंग कि आयुर्वेदोपदेशेषु, आयुर्वेद के बारे में जो उपदेश किया है उनका आदर करें। आयुर्वेद का उद्देश्य क्या है, आयुर्वेद क्यों है यहाँ पे, पर्पस क्या है आयुर्वेद का? तो आयुर्वेद का सबसे पहला पर्पस है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। इसका मतलब स्वस्थस्य मतलब स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य का रक्षण करना। इसका मतलब जो ऑलरेडी हेल्दी है उसकी हेल्थ बनाए रखना, यह आयुर्वेद का प्राथमिक उद्देश्य है। दैट मीन्स आयुर्वेद इज बेसिकली अ प्रिवेंटिव साइंस। क्योंकि जो पहले ही तंदुरुस्त है उसको तंदुरुस्ती उसके कैसी बनी रहे ये देखना, ये पहला उद्देश्य है। और दूसरा है
आतुरस्य विकार प्रशमनम। आतुर मतलब बीमार व्यक्ति, उसका विकार, उसका जो बीमारी है उसका प्रशमन करना, मतलब बीमार व्यक्ति को अच्छा करना। इसका मतलब समाज के सब लोग इसमें आ जाते हैं कि जो पहले से स्वस्थ है उसको स्वास्थ्य बनाए रखे, और जो बीमार हो गया है उसकी बीमारी दूर करे। दैट इज अ these are the two main intentions of और purposes of आयुर्वेद। ये आयुर्वेद क्यों है यहाँ पे। अभी यहाँ पे स्वास्थ्य शब्द आया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम। तो स्वास्थ्य की परिभाषा हम लोग सब जानते हैं योग में आने के बाद कि ये भी आयुर्वेद से ही ली है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। ये सुश्रुत संहिता एक ग्रंथ है आयुर्वेद का, उसमें से ये परिभाषा दी है। समदोषः, जिसके शरीर में तीनों दोष वात पित्त और कफ समान मात्रा में है। अग्नि, अग्नि आयुर्वेद का एक यूनिक कंसेप्ट है। अग्नि मतलब डाइजेशन पावर। डाइजेशन पावर सिर्फ पेट में है ऐसा नहीं है, अपने हर पेशी में, हर सेल में डाइजेशन हो रहा है, हर क्षण डाइजेशन हो रहा है। उसका डाइजेशन नहीं होता तो हम लोग जिंदा नहीं रहते। तो अग्नि का महत्व सिर्फ पेट के लिए नहीं है, हमारे हेड टू टो जितने भी अपना शरीर फैला हुआ है उसमें सब जितनी भी पेशियां है, सेल्स आई एम सेइंग, तो हर सेल में ये अग्नि उपस्थित है। हम लोग भी जानते हैं कि हर सेल का मेटाबॉलिज्म चलता है कि वो सेल अपनी अपने लिए जो अच्छा घटक द्रव्य है वो सब लेती है, और जो नहीं चाहिए वो फेंक देती है। तो ये सब प्रोसीजर, ये सब प्रोसेस, ये मेटाबॉलिज्म कंटिन्यूअसली चलता है हर सेल में। तो अग्नि का सम होना, सम धातु, सप्त धातु आप पढ़े रहेंगे योग में, जो भी YCB 1 2 3 सो किए हैं उनको भी मालूम रहेगा, और योग वालों को भी, कि सप्त धातु कौन से है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये सप्त धातु है। उनकी साम्यावस्था, समावस्था, बैलेंस स्टेट। और मल क्रिया, मल मतलब 2 नंबर 1 नंबर, मतलब यूरिन को जाना, स्टूल पास करने के लिए जाना, या फिर पसीना आना, ये सब मल है शरीर के। इनकी क्रियाएं भी ठीक से होनी चाहिए। और प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, और जिसके शरीर, जिसका आत्मा, इंद्रिय और मन प्रसन्न है, हैप्पी है, ब्लिसफुल है, उसी को स्वस्थ कहेंगे। बैलेंस स्टेट ऑफ दोषास, अग्निज, धातुज एंड मलस। तो ये स्वस्थ की परिभाषा हो गई। हैप्पी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, इंद्रिय एंड माइंड इज कॉल्ड स्वस्थ। अभी ये परिभाषा हम लोग WHO की जो डेफिनेशन है उससे कंपेयर करेंगे तो बहुत मिलती जुलती है। WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य या वेलबींग रहना, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज। अभी दवाखानों में भी लोग आते हैं जो बाहर से एकदम हेल्दी दिखते हैं, उनका कुछ रिपोर्ट करेंगे तो रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आते हैं, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी, उनको कुछ ना कुछ तो होते रहता है। सो दे आर नॉट हेल्दी पीपल। इसके लिए कहा है कि नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिसीज, किसी में बीमारी नहीं रहना ये काफी नहीं है, लेकिन उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, तो ही वो स्वस्थ कहलाएगा एज फार एज WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ इज कंसर्न। तो वो हिसाब से सिर्फ बाहर दिखने में अच्छा है ऐसा नहीं है, वो अंदर से भी स्वस्थ होना चाहिए। अभी ये स्वस्थ अगर रहना है तो उसके उपाय क्या है, तो आयुर्वेद में ये बताया है। हम लोग को थेरेपी में भी ये इसेंशियल है टू नो क्या है ये उपाय। तो ये एक श्लोक ही है, ये हम लोग मतलब आपको आना ही चाहिए थेरेपी पार्ट ऑफ, थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से। नित्यम हिताहार विहार सेवी। नित्य शब्द महत्व का है। नित्य का मतलब हमेशा, ऑलवेज। हितकर आहार और विहार करने वाला, हितकर आहार और विहार का सेवन करने वाला। समीक्षाकारी, समीक्षाकारी मतलब टू एनालाइज, हर बार एनालाइज करते रहना चाहिए कि मैं अभी ये समय ये कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहा हूँ, इसका मुझको क्या फायदा है, उससे मुझको नुकसान तो नहीं हो रहा है, ऑल दोस थिंग्स। या समझ लो आप रात को 9 बजे भी खाना खा रहे हो तो आपने, या 10 बजे खा रहे हैं, 11 बजे खा रहे हैं, तो भी आपको सोचना चाहिए कि मैं अभी ये समय क्यों खा रहा हूँ, कितना खा रहा हूँ, इज इट हेल्दी फॉर मी, या मुझको कुछ नुकसान तो नहीं करेगा। इसके लिए हमेशा समीक्षाकारी होना चाहिए। समीक्षा करना मतलब चिकित्सा करना या उसका एनालिसिस करना। विषयेषु असक्तः, जो भी विषय है इंद्रियों के उसके बारे में असक्त रहना चाहिए, आसक्त नहीं रहना चाहिए। असक्त मतलब इनडिफरेंट, मतलब उसका अपने को मोह नहीं होना चाहिए। अभी आम का सीजन चालू हो गया है तो एक आम खाया, 2 आम खाया, ठीक है, लेकिन ऐसे खाते रहेंगे और रोज का आधा डजन 1 डजन तो
वो अच्छा नहीं है। तो विषयेषु असक्ता होना चाहिए। दाता, दाता मतलब डोनर, हमेशा कुछ ना कुछ देना चाहिए समाज को। यू शुड बी डोनेटिंग समथिंग ऑलवेज। समः मतलब बैलेंस्ड रहना चाहिए। सत्यपरः मतलब ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट रहना चाहिए। क्षमावान, फॉरगिवनेस की थोड़ी सी अपनी प्रवृत्ति चाहिए। दूसरे भी मतलब हम लोग तो मिस्टेक्स करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, लेकिन सामने वाला भी अगर करेगा तो उसको माफ करने की हमें हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए। क्षमावान। आप्तोपसेवी, आप तो मतलब आप्तवचन हम लोग ने पढ़ा है। आप्तवचन एक प्रमाण है, योग में भी है, बहुत सारे शास्त्रों में भी है। तो आप्त का मतलब है सीनियर पर्सन या एनी रिलायबल पर्सन, जो भी व्यक्ति जिसके शब्द हमारे लिए भरोसे वाले हैं, ऐसे व्यक्ति की सेवा करना। या इन सिंपल टर्म्स, हमारे घर में जो सीनियर्स है, बूढ़े लोग हैं, उनकी सेवा करना। ये सब करने से भवति अरोगः, ये सब करने से हम लोग अरोग मतलब निरोगी रह सकते हैं। ये आयुर्वेद का उपाय दिया है, हाउ टू स्टे हेल्दी। तो नित्यम हिताहार विहार से भी बहुत जरूरी है। तो वड़ा पाव खाने का मोह होता है तो नहीं होना चाहिए एज फार एज आयुर्वेदिक डेफिनेशन इज कंसर्न, क्योंकि नित्यम हिताहार, वो बीच में किधर मोह हो गया तो उसको, वो मोह को टालना सीखना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल पर्सन, या फिर सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है शायद। हमको तो थोड़ा बहुत मोह इधर उधर का होता ही है, वी कांट अवॉइड। सो अभी नेक्स्ट स्लाइड है आयुर्वेद का अवतरण। अवतरण मतलब हाउ आयुर्वेद केम टू द अर्थ, पृथ्वी पर आया कैसे। तो इसके बारे में कहते हैं कि जैसे मॉडर्न साइंस में कोई एक आदमी है जिसने एलोपैथी को प्रमोट किया है, या फिर होम्योपैथी का एक व्यक्ति है जिसने होम्योपैथी का उसको फादर, फाउंडिंग फादर कहते हैं। वैसे आयुर्वेद में नहीं है कोई ऐसा एक आदमी। ऐसा कहते हैं कि आयुर्वेद इज नित्य। नित्य मतलब जैसे ही जीवन नित्य है, वो हिसाब से आयुर्वेद भी नित्य है, कांस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। तो उसका अनादि अनंत कहते हैं आयुर्वेद को। इसका ना आदि है, मतलब ये कभी शुरू हुआ नहीं बोल सकते, और एक खत्म भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज अनंत। वो हिसाब से ऐसा कहते हैं कि लॉर्ड ब्रह्मा, ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, ऐसा श्लोक है। ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम, इसका मतलब ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया। स्मरण किया इसका मतलब जो चीज पहले से रहती है उसका ही हम लोग स्मरण करते हैं। इसके लिए आयुर्वेद का ब्रह्मा ने स्मरण किया, और उसने प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर इंद्र, फिर धन्वंतरी, ऐसे गुरु शिष्य परंपरा से लेके वो आगे बढ़ते गया और हमारे तक आया है। इसका मतलब आयुर्वेद को एक व्यक्ति उसका जनरेटर नहीं है, आयुर्वेद को ब्रह्मा ने ही लाया है। ब्रह्म, या ऐसा उदाहरण, दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि जब भी किसी स्त्री जब प्रेग्नेंट रहती है तो उसके स्तनों में दूध की उत्पत्ति पहले से ही हो जाती है, बिफोर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। वो क्यों होती है? कि आगे जो बच्चा आएगा उसका पोषण करने के लिए। सिमिलरली आयुर्वेद भी ब्रह्मा ने इसके लिए पहले ही लाया था, सृष्टि का जो निर्माण किया उसका पोषण हो जाए इसके लिए। उनके आने से पहले ही उसने आयुर्वेद को पृथ्वी पर भेज दिया था। सो जैसे अष्टांग योग रहता है, वैसे अष्टांग आयुर्वेद भी है। आयुर्वेद का भी 8 अंगों में विभाजन किया है। ये आपको जस्ट जानकारी चाहिए, इसका बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। पहली है काय चिकित्सा। मॉडर्न साइंस से थोड़ा कंपैरिजन बनता है, क्योंकि उसके सिवा एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा। तो काय चिकित्सा, इसका मतलब एमडी मेडिसिन वाले जो लोग हैं आज के तारीख में, मॉडर्न मेडिसिन में जो एमडी मेडिसिन करते हैं, वो जैसे जनरल पेशेंट्स को देखते हैं, वैसे ही काय चिकित्सा कहेंगे। काय मतलब अग्नि, काय इज गैस्ट्रिक फायर आयुर्वेद के हिसाब से। सो वो अग्नि की जो चिकित्सा करता है उसको काय चिकित्सक कहेंगे। आपने वो कायाकल्प वगैरह का नाम सुना रहेगा कभी, कायाकल्प क्लिनिक्स रहते हैं। तो कायाकल्प क्लिनिक्स बहुत मतलब वो अलग टाइप का उनका एडवर्टाइज है, उनका कंसेप्ट भी शायद, आई डोंट नो। लेकिन काया, आपको नाम शायद फैमिलियर है क्या नहीं, इसके लिए मैंने पूछा आपको। कायाकल्प शिविर रहता है या कायाकल्प क्लिनिक्स रहते हैं। तो काया मतलब एक प्रकार से शरीर भी होता है ना? काया का हिंदी में मतलब शरीर है, और आयुर्वेद में इसका मतलब गैस्ट्रिक फायर हो गया, मतलब अग्नि, डाइजेशन पावर। काय, तो उसकी चिकित्सा करने वाला काय चिकित्सक हो गया। यह आयुर्वेद का बहुत बड़ा सिद्धांत है। रोगा सर्वेपि मंदेग्नो,
ये आपको थेरेपी के हिसाब से थोड़ा जानना जरूरी है। सर्व बोला है, बहुत सारे रोग नहीं कहे हैं। सर्वेपि रोगा सर्वेपि मंदे अग्नौ, मतलब सभी रोग अग्निमांद्य होने की वजह से होते हैं। ये थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टॉपिक हो सकता है, क्योंकि अग्नि मतलब डाइजेशन पावर, जैसे मैंने बोला कि ये सिर्फ अपने पेट में नहीं है, इट इज इन एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। अग्नि कंसेप्ट जो माना है वो, तो हर बीमारी अग्निमंद होने की वजह से होती है, बाद में देखेंगे। सेकंड ब्रांच इज बाल रोग, पीडियाट्रिक्स। लेकिन ये पीडियाट्रिक्स में सिर्फ बाल मतलब जो जिनका जन्म हुआ है वही बच्चे इंक्लूड नहीं है। I request you about that word is you told ना, कौन सा? the roga is अग्नि, मंदे अग्नि, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा वो बात करनी बाद में चाहिए। करेंगे ना, बाद में थोड़ा अग्नि का कंसेप्ट लेने वाले हैं, इसके लिए मैं रुका हूँ, बाद में लिया है वो। यस, सो बाल रोग दैट इज पीडियाट्रिक्स। अभी इसमें देखिए क्या क्या है। मदर केयर बिफोर कंसेप्शन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जो औरत माँ बनना चाहती है उस उधर से ही बाल रोग चिकित्सा शुरू हो जाती है, उसकी केयर शुरू हो जाती है। मदर केयर बिफोर कंसेप्शन मतलब वो माँ कंसेप्शन होने से भी पहले उसकी चिकित्सा करनी चाहिए, उसको क्या कम ज्यादा है वो देखना चाहिए। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देन प्री एंड पोस्ट नेटल बेबी केयर, जब बच्चा पेट में रहता है तभी वो 9 महीने की केयर, बाद में बच्चा का जन्म होने के बाद। फिर पीडियाट्रिक डिसीजेस, बच्चों में क्या क्या बीमारियां होती है, उनके खिलौने कैसे चाहिए इसका भी वर्णन है। कुमार आगार मतलब उनको जो आगार, कुमार आगार इसका मतलब उनको बच्चों को रहने के लिए जो जगह होती है वो कैसी चाहिए, इसके भी वर्णन है। देन धात्री, धात्री मतलब क्या है, कभी किसी लेडीज में दुग्ध उत्पत्ति या ब्रेस्ट मिल्क आता नहीं है, ऐसे हालत में किसी दूसरी औरत को रखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए। ये पहले के जमाने में बहुत कॉमन था, उसको धात्री कहते हैं। वो जो धात्री रहेगी दैट विल फीड दैट चाइल्ड, उसको खुद को आज के जमाने में मदर सरोगेसी बोलते हैं। शायद, हाँ, मैं सरोगसी तो मतलब बच्चे को जन्म देने की बात हो गई, यहाँ पे ओनली फीडिंग था, वो बच्चे को फीडिंग करेगी। तो बच्चे के 3 अवस्थाएं मानी जाती थी, क्षीराद, क्षीर अन्नाद और अन्नाद। क्षीराद मतलब क्षीर मतलब दूध, मतलब जब बच्चा जब तक सिर्फ दूध पे है, तो ये शायद पहले 2-3 महीने का उसका पीरियड रहेगा बच्चे का जब भी छोटा रहता है। क्षीर अन्नाद मतलब उसको थोड़ा अन्न भी इंट्रोड्यूस किया है, ये समझ लो उसके तीसरे चौथे महीने के बाद थोड़ा अन्न इंट्रोड्यूस कर दिया। और बाद में अन्नाद मतलब वो नॉर्मल बड़े बच्चों के डाइट पे आ गया तो अन्नाद। इसका मतलब थोड़ा ये भी हो सकता है कि शायद आयुर्वेद में एडल्ट लोगों ने दूध नहीं पीना चाहिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ, क्योंकि क्योंकि नहीं तो फिर यहाँ पे भी क्षीर आता था, बड़े बच्चों को दूध नहीं देना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। वो जाने दो, वो अभी अपने का हमारा वो टॉपिक नहीं है, विल सी इट लेटर। आई एम जस्ट सजेस्टिंग दिस कैन बी द क्या बोलते हैं, रीडिंग बिटवीन द लाइंस हो सकता है। तीसरा है ग्रह रोग विज्ञान, तो साइकोलॉजिकल मतलब मानसिक बीमारियां, तीसरी ब्रांच हो गई ग्रह रोग विज्ञान। साइकोलॉजिकल जो भी डिस्टर्बेंसेस है, तो आयुर्वेद में बताया है कि धी धैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषौषधम परम, मतलब धी मतलब धीरज, धी मतलब बुद्धि, धैर्य और आत्मा, इन सब का ज्ञान ये मनोदोष का औषध है। मनोदोष जो भी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो भी है, उसमें आत्मा का ज्ञान, धी बुद्धि का ज्ञान, ये सब होना जरूरी है। तो तीसरी ब्रांच। चौथी शालाक्य तंत्र। शालाक्य मतलब नली, ट्यूब, छोटी ट्यूब। शालाक्य मतलब जो भी बीमारियां हमारे कंधे के ऊपर होती है, अबव द शोल्डर्स, मतलब हमारे ईएनटी का नाम आपने सुना रहेगा, ईएनटी स्पेशलिस्ट, या फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, या फिर ये देखिए इसमें दिया है हेड नेक एंड ईयर, ईयर आई, 72 आई डिसीजेस, कैटरेक्ट सर्जरी वगैरह, ये सब शालक्य में हो गया। सो ऑल दिस इंक्लूडेड इन शालक्य तंत्र। शालक्य मतलब शलाका मतलब नली, शलाका का मतलब नली आता है, उससे शब्द बना है शालाक्य। वो जो तंत्र है दैट इज कॉल्ड शालाक्य तंत्र। अभी वो नलियाँ छोटी रहेगी बिकॉज कान में या नाक में बहुत छोटी नली का काम है, इसके लिए शला का यूज करेंगे। फिर 5वीं ब्रांच है शल्य तंत्र, ऑपरेटिव सर्जरी। इसमें देखिए पुराने जमाने में ऑपरेशन
स्टोन्स इन ब्लैडर, फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन, जख्म, वुंड्स, एब्सेसेस, बर्न्स मतलब किसी को जला हुआ है कोई तो भी, या फिर रेक्टल सर्जरी, ये सब चीजें बहुत पॉपुलर थी या बहुत कॉमनली की जाती थी। 6 ब्रांचेस दंष्ट्रा विज्ञान। दंष्ट्रा इज पॉइजन्स। जैसे पुराने जमाने में लोग जंगलों में रहते थे तो सांप ने काट लिया या फिर और कुछ हो गया, बिच्छू ने काट लिया, सो बाइट्स ऑफ डिफरेंट पॉइजनस एनिमल्स एंड देयर ट्रीटमेंट, ये दंष्ट्रा में आ गया। फिर डिफरेंट पॉइजनस प्लांट्स जैसे कुचला, कुचला करके वनस्पति है, धतूरा, धोत्रा का नाम सुना रहेगा आपने, धतूरा, भल्ला तक, बिब्बा बोलते हैं मराठी में, बिब्बा, बिब्बा का लेप लगाते हैं, समझ लो स्किन पे कुछ हो गया तो, काले रंग का रहता है या ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन, ये सब वनस्पतियां हैं। ये वनस्पतियां एक्चुअली इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, लेकिन वो वैसे ही यूज करेंगे तो दे आर पॉइजनस। इसके लिए आयुर्वेद में बोला है कि इनको पहले शुद्ध करा लो, बाद में यू कैन यूज देम। सो 7th ब्रांच इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच, जरा रसायन। जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापा जो दूर करती है दैट इज कॉल्ड जरा ब्रांच, जरा रसायन ब्रांच। रसायन मतलब एनी मेडिसिन दैट इंक्रीजेस आवर लाइफ स्पैन, हमारी जिंदगी बढ़ाने वाला कोई भी दवा है या कोई भी ट्रीटमेंट है उसको रसायन चिकित्सा कहते हैं आयुर्वेद में। इसके लिए आपको आजकल में आज भी रसायन क्लिनिक्स वगैरह शायद ऐड आपको देखने को मिल सकती है, या गूगल पे सर्च करेंगे तो भी शायद ये इसमें मिल सकता है। रसायन मतलब एम इज टू प्रिवेंट अर्ली एजिंग। ये अर्ली एजिंग आजकल बहुत कॉमन हो गया है। 25-30 वाले लड़के लोग भी, लड़के नॉट नॉट जस्ट लड़के, बट 25-30 वाले लोग भी हेवी हाई कैलोरी फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज, बहुत स्ट्रेस, इसकी वजह से बहुत एकदम थके हुए हो जाते हैं एट वेरी अर्ली एज, अर्ली ग्रेइंग ऑफ हेयर, ओबेसिटी, जॉइंट पेन्स, दे कैन नॉट मूव, जमीन पे बैठ नहीं सकते, कुर्सी पे बैठ नहीं सकते, सो मेनी प्रॉब्लम्स, और 100 kg, 110 किलो, 120 किलो होते रहता है वजन। एंड उन लोगों में अर्ली एजिंग तो होना ही है, बिकॉज देर उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सब प्रिवेंट करना ये जरा रसायन का काम है। बैलेंसिंग सप्त धातु, जो सप्त धातु है उनको बैलेंस रखना, और रिन्यू और वाइटलिटी आफ्टर डिसीज, मतलब किसी भी बीमारी के बाद जल्दी ठीक होना, ये रसायन चिकित्सा में आएगा। अभी आजकल हम लोग देख रहे हैं कि पोस्ट कोरोना वीकनेस एक इश्यू बन गया है आजकल, कि कोरोना होने के बाद लोगों को रिकवरी में भी कभी किसी में 8 दिन में हो जाता है नॉर्मल, तो कोई कभी 1-1 महीना भी कमजोर रहते हैं। मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, उसमें एक ही फैक्टर ऐसा नहीं बोल सकते, बट इनमें शायद ये जरा रसायन चिकित्सा काम में आ सकती है, मे बी। सो 8वीं ब्रांच है वाजीकरण। वाजीकरण मतलब सेक्स टॉनिक जिसमें दिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड वाजीकरण। एम इज टू हैव हेल्दी ऑफस्प्रिंग, जो बच्चे आएंगे उनकी तबीयत अच्छी रहेगी, वो हेल्दी रहेंगे, वो निरोगी रहेंगे, ये इसका एम है। वाजी का मतलब घोड़ा है, घोड़ा बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अभी आजकल भी हम लोग भी इंजन पावर देखते हैं तो हॉर्स पावर शब्द यूज करते हैं, ये इंजन की हॉर्स पावर कितनी है, HP, बिकॉज हॉर्स इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, वो थकता नहीं है कभी, वो हिसाब से इसको वाजीकरण चिकित्सा कहते हैं। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, इनफर्टिलिटी भी आजकल बहुत कॉमन है। सीमेन में स्पर्म काउंट कम होना, ये बहुत कॉमन हो गया आजकल। इंक्रीज स्पर्म काउंट इन मेन, सो वो अलग टॉपिक है। देन दीज आर द 8 ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। अभी कंपैरिजन में शायद आ सकता है कि दोनों में कंपैरिजन क्या है, तो योग में अष्टांग है, आयुर्वेद में भी अष्टांग है। सो दोनों अष्टांग है, 8 अंग है इसमें, 8 लिम्स है दोनों में। अब ये बेसिक कंसेप्ट आयुर्वेद के हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, मतलब अपना जो शरीर है वो दोष धातु और मल से ही बना है, चौथा इसमें कोई भी घटक नहीं है। मतलब आप सिर से लेके पांव तक कोई भी अवयव, कोई भी पार्ट ऑफ द बॉडी कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ दोष धातु एंड मल टर्मिनोलॉजी, कोई भी पार्ट हो शरीर का। और पंचमहाभूत सिद्धांत, ये भी आयुर्वेद का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पंचमहाभूत। ये सब पंचमहाभूत आपने सांख्य तो पढ़ा रहेगा 100%, तो सांख्य में जो दिया है कि पंच तन्मात्रा के बाद पंचमहाभूत होता है, वो हिसाब से
वही पंचमहाभूत, सेम प्रिंसिपल, सेम सिद्धांत इज यूज्ड हियर। पंचमहाभूत सिद्धांत, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश से बना है अपना शरीर। आयुर्वेद का मानना है कि ये पूरी सृष्टि पंचभौतिक है, इसके लिए हमारा शरीर भी पंचभौतिक ही है। त्रिदोषाज इन द बॉडी, अब ये त्रिदोष कौन से है ये जरा संक्षेप में देखेंगे। अगेन ये देखिए, हम लोग ये नेचर के हम लोग घटक हैं, वी आर पार्ट ऑफ द नेचर। तो नेचर के घटक है, इसके लिए हम लोग नेचर के जैसे ही है। जैसे समुद्र का पानी निकालो किधर से भी वो खारा ही रहेगा, सिमिलरली हम लोग अगर नेचर से है तो हम लोग नेचर जैसे ही है। तो नेचर में जैसे सोम मतलब चंद्र, सूर्य मतलब सूर्य और अनिल मतलब हवा, ये तीनों घटक आप कहीं कहीं भी जाओ ये तीनों घटक रहेंगे ही। वैसे ही हमारे शरीर में कफ, पित्त और अनिल रहेंगे ही। तो सृष्टि में जो चंद्र है उसका प्रतिनिधि हमारे शरीर में कफ है। शरीर में पृथ्वी में आई मीन सृष्टि में सूर्य है, उसका प्रतिनिधि हमारे शरीर में पित्त है। और सृष्टि में हवा है, उसका प्रतिनिधि हमारे शरीर में वायु है या अनिल या वात। तो विसर्ग आदान विक्षेप ही सोम सूर्य नीलाय था, मतलब सोम चंद्र हमारे शरीर को देते रहता है, विसर्ग का काम करता है। सूर्य आदान, वो खींच लेता है हमारे शरीर से बहुत सारी ऊर्जा निसर्ग में। और अनिल विक्षेप, विक्षेप मतलब गति, वो हिसाब से कफ, पित्त और वायु हमारे शरीर में काम करते हैं। तो जो काम निसर्ग में चंद्र, सूरज और हवा करती है, वही काम हमारे शरीर में कफ, पित्त और वायु करते हैं। सो दिस इज द, अब ये कॉम्पोजिशन है देखिए। कफ पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, उसमें पृथ्वी और जल महाभूत है प्राधान्य से। पित्त, पित्त मतलब थर्मल एनर्जी कहते हैं, इसमें अग्नि महाभूत है। और वात काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, काइनेटिक मतलब गति है, इसमें आकाश और वायु महाभूत है। सो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत हो गए। यहाँ पे ये टेबल आपको ध्यान में रखना जरूरी है। अभी किधर तो पित्त में अग्नि और जल भी बताया है, आई एम नॉट श्योर, मुझको रेफर करना पड़ेगा। सम पीपल आर सेइंग कि पित्त में अग्नि और जल है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। लेकिन ये तो पक्का है कफ में पृथ्वी और जल है, जल महाभूत, क्योंकि ये जड़त्व है कफ में, तो पृथ्वी और जल में जड़त्व है निसर्ग में, तो वो हिसाब से इनका होना बहुत जरूरी है। वात, वात का इसेंशियल कंपोनेंट गति है, मूवमेंट। तो अगर मूवमेंट करनी है तो जगह चाहिए, जगह चाहिए तो आकाश चाहिए, इसके लिए आकाश महाभूत उसमें होना ही है। और वायु महाभूत का तो काम ही है गति का, इसके लिए आकाश और वायु महाभूत इसमें होंगे ही। सो वो हिसाब से ये, अब ये देखेंगे वात किधर है अपने शरीर में, ये हमें थेरेपी के हिसाब से जानना जरूरी है, वात, पित्त, कफ। तो पहले हम लोग इसका स्थान देखेंगे ज्यादा करके, आई थिंक देखिए पहले ये स्लाइड देखेंगे कि वात का काम क्या है शरीर में। एनी मूवमेंट इन द बॉडी इज बिकॉज ऑफ वात। अपने शरीर में जो भी हलचल होती है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, कोई भी हलचल होगी तो उसके लिए वात जिम्मेदार है, वात जरूरी है। मतलब अभी हम लोग बैठे हैं, हम लोग आंखें इधर उधर घुमा रहे हैं, हमारे हाथ से कुछ लिख रहे हैं, हमारे हाथ पैर हिला रहे हैं, दैट इज अ वेरी स्मॉल, मतलब दैट इज ग्रॉस मूवमेंट। और हम बैठे हैं तो हमारा हृदय चल रहा है, हमारा पचन चल रहा है, हमारे शरीर में सब बाकी सब मेटाबॉलिज्म एवरी सेकंड हो रहा है, वो हलचल हो रही है, दैट इज माइक्रो लेवल। So any micro or macro movement is because of वात शरीर में। पित्त का काम क्या है, टेम्परेचर मेंटेन करना या परिवर्तन। पित्त इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोकेमिकल एक्टिविटीज। या आप त्रिदोष सिद्धांत समझ लेंगे तो आपको आयुर्वेद समझना बहुत आसान हो जाएगा। थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से आप अप्लाई भी कर सकते हैं पेशेंट के ऊपर। तो पित्त का काम है responsible for all physiochemical activities of the body in the form of metabolism, production of heat and energy. तो पित्त का काम क्या होगा, हो गया परिवर्तन। परिवर्तन मतलब आपके आज के तारीख में आपने कैरी देखी रहती है, कैरी हरे कलर की है, उसका स्मेल अलग आता है। उसमें अगर हम लोग उसको किसी क्या बोलते उसको
सूखे घास में उसको डाल के रखते हैं कैरी को, तो उसमें हीट जनरेट होगी, बाद में वो ग्रीन कलर का कैरी, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑरेंज कलर, उसका टेस्ट में बदलाव होगा, उसके स्मेल में बदलाव होगा, उसके रंग रूप में भी बदलाव होगा। दैट इज कन्वर्जन, वो कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन पित्त की वजह से हो गया। सिमिलरली हम लोग खाना खाते हैं, वो डायरेक्टली शरीर में नहीं घूमता है, उसका पचन होता है, उससे एक्सट्रैक्ट लिया जाता है जो शरीर के लिए उपयोगी है, उतना ही तत्व लिया जाता है। ये कन्वर्शन पित्त की वजह से होता है। सो वा गति गंधनयो हो, मतलब जिससे गति होती है शरीर में, उसको वात कहते हैं। पित्त तप संतापे, मतलब जिसकी वजह से शरीर में अपना तापमान मेंटेन होता है, टेम्परेचर, तो उसको पित्त कहेंगे। और कफ, क का मतलब पानी होता है संस्कृत में, क शब्द, तो कफ का मतलब ऐसा हो गया कि जो पानी से बढ़ता है वो कफ है। तो तीनों दोष के फंक्शंस क्या है समझ लीजिए, कि कफ है वो सबको पकड़ के रखता है, पित्त परिवर्तन का काम करते रहता है, और वात गति करता है, गति उत्पन्न। शायद वी हैव लॉस्ट संजय लेले जी। नहीं, उनका सिग्नल लॉस हुआ है, वो लॉस नहीं। नहीं, आई मीन इंटरनेट कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अभी वात का मेन फंक्शन क्या है, मूवमेंट है। मूवमेंट मतलब गति, अगर गति इसकी मेन फंक्शन है, तो जिसके शरीर में गति ज्यादा है तो वो वात प्रकृति वाला हो गया, सिंपल हिसाब है। पित्त का प्रमुख कार्य डाइजेशन है, तो जिसकी पचन शक्ति बहुत अच्छी रहेगी वो पित्त वाला हो गया। इन जनरल टर्म्स में कह रहा हूँ, नॉट कफ का मतलब ग्रोथ, तो ग्रोथ कफ वाले व्यक्ति थोड़े ओबेज रहेंगे, थोड़ा ओबेज टाइप, हेवी वेट रहेंगे, दिखने में जरा एकदम क्या बोलते हैं ना, इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी, ये टाइप में आते हैं कफ वाले, तो ये कफ वाले हो गए। तो हम लोग थोड़ा बीच पहले उनके दोषों के, तीनों दोषों के कुछ बेसिक्स है वो जान लेंगे, सो फिर यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। सो वात का मेन फंक्शन मूवमेंट है, और ये तीनों दोष हमारे शरीर में, हमारे कंसेप्शन मतलब माँ और मदर एंड फादर का जो स्त्री बीज और पुरुष बीज का संयोग होने के मूवमेंट से हमारे अंत तक वे हमारे साथ में रहेंगे, तीनों दोष। तो वो हिसाब से प्रकृति इसके लिए बोलते हैं, प्रकृति बदलती नहीं है, जो तीनों वो वात और आई मीन स्त्री बीज और पुरुष बीज का संयोग होते समय जो भी पोजीशन है वो फाइनल रहेगी, दैट प्रकृति विल बी डिसाइडेड दैट टाइम ओनली। और वो हमारे जिंदगी भर, जैसे हमारा साया हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, वैसे हमारी प्रकृति हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, इट विल स्टे विथ अस फॉर आवर लाइफ। और एज के हिसाब से भी हमारे शरीर में इनकी वृद्धि और कम ज्यादा होते रहता है। वात ये बुढ़ापे में ज्यादा बढ़ेगा, इसके लिए बुढ़ापा में लोग देखिए चंचल रहते हैं, उनके खुद के कंट्रोल्स धीरे धीरे निकल जाते हैं, जैसे यूरिन कंट्रोल है या स्टूल कंट्रोल है, या हाथ पैरों में भी थोड़ा कंप हो जाता है। तो वो हिसाब से पित्त पित्त इनका मिडिल एज में ज्यादा पावरफुल रहता है पित्त, और कफ चाइल्डहुड में ज्यादा पावरफुल रहता है। तीनों दोषों का काम क्या है, कफ का है ग्रोथ, पित्त का डाइजेशन, और वात का मूवमेंट है। अभी देखिए ये तीनों दोषों के स्थान है, अभी ऐसा नहीं है, अभी तीनों दोषों के स्थान पहले जान लेंगे। देखिए पैरों में नीचे वात दिखाया है, चेस्ट जहाँ खत्म होती है वहां से अम्बिलिकस या उसके नीचे पित्त दिखाया है, और चेस्ट के ऊपर कफ का आधिक्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैरों में पित्त नहीं है, ये नहीं है कि सिर में वात नहीं है, ऐसा नहीं है। तीनों दोषों पूरे शरीर में फैले हैं, लेकिन ये उनके मेजर स्थान है, अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में है ये जगह पे। ओके, तीनों दोष। अभी हम लोग इनकी ये देखेंगे, पंच प्राण हम लोग ने सुना है, योग में देखा है पंच प्राण, तो उनके स्थान देखिए कैसे है शरीर में। प्राण इन द चेस्ट, चेस्ट में प्राण दिखाया है, उदान ऊर्ध्व बाजू दिखाया है। प्र अधिक अन ये प्राण है, अन मतलब मूवमेंट, उद मतलब उद अधिक अन मतलब उदान हो गया, उद मतलब ऊपर जाना, तो ऊपर जिसकी ऊपर जाने की जिसकी मूवमेंट है वो उदान है। अप अधिक अन, अप मतलब दूर करना, इसके लिए वो अपान वायु नीचे है,
तो मूत्र और फीकल मैटर को पास करने की या शरीर से बाहर फेंकने का वो काम करता है। इसके लिए वो अपान कहते हैं उसको। सम अधिक अन्न, सम मतलब सम्यक या प्रॉपर, इसके लिए सम अधिक अन्न या अम्बिलिकल रीजन में है, डाइजेशन का काम करता है। और वी अधिक अन्न व्यान वायु पूरे शरीर में फैला है। हम लोग ने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा था कि हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड फैल जाता है, तो वो व्यान वायु का कार्य है आयुर्वेद के हिसाब से, पूरे शरीर में फैलना। तो देखिए प्राण का कार्य इनहेलेशन, सांस हम लोग जो लेते हैं वो इनहेलेशन प्राण का काम है। सांस छोड़ना उदान का काम है आयुर्वेद के हिसाब से। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। वाक प्रवृत्ति मतलब हम लोग जो बोलते हैं, ये बोलना भी उदान वायु का कर्म है, क्योंकि हम लोग सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, सांस लेते हुए बोल नहीं सकते। वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा, प्रयत्न करना ये भी उदान का काम है। ऊर्जा एनर्जी ये भी उदान वायु का काम है। बल स्ट्रेंथ, अभी हम लोग डीप्स वगैरह मारते हैं तो भी होल्ड आवर ब्रेथ, तो ये भी उदान वायु का काम है। प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति, अच्छी मेमोरी चाहिए तो उदान वायु का काम अच्छा होना चाहिए। ये हिसाब से पांचों वायु के कर्म है। सिर्फ अभी आपने 5 वायु के नाम हमेशा सुने हैं, बट वी डोंट नो कि 5 कफ भी है 5 प्रकार के, और 5 प्रकार के पित्त भी है शरीर में। ये भी देख लेंगे इन शॉर्ट, डायग्राम से आपको समझ में आएगा ज्यादा। ये देखिए कफों के 5 प्रकार। तर्पक, ब्रेन में जो रहता है वो तर्पक कफ है। बोधक मतलब बोधन करना या जानकारी देना, ये अपनी जिह्वा पे रहता है। कोई भी हम लोग चीज खाते हैं उसका हमें रसद ज्ञान होता है, उसका टेस्ट कैसा है, ये काम बोधक कफ का काम है। श्लेषक, अपने जॉइंट्स में जो कफ है वो श्लेषक कफ है। इसके लिए संधियों से कभी आवाज आना चालू होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वात बढ़ गया है। वात बढ़ गया इसका मतलब कफ कम हो गया है, वहां का श्लेषक कफ कम हो गया है। अवलंबक कफ ये हृदय स्थान में रहता है। और क्लेदक मतलब ये अन्न को क्लेदन मतलब गीला करता है। सलाइवा भी नहीं बोल सकते इसको, जो गैस्ट्रिक जूसेस जो इसके साथ मिक्स होते हैं आमाशय में, उसको क्लेदक कफ कहेंगे। सिमिलरली पित्त के 5 प्रकार देखिए। साधक पित्त जो ब्रेन में रहता है, देन आलोचक पित्त आंखों में रहता है। अभी इसके लिए आयुर्वेद में कुछ चीजें ऐसी बताई है कि जो हमेशा निषिद्ध है या करने नहीं चाहिए। उसमें एक मेजर चीज बताई है कि आंखों को कभी भी गर्म पानी नहीं लगाना है। कौन सा भी सीजन हो आंखों को गर्म पानी नहीं लगाना है, क्योंकि आंख ये पित्त का स्थान है, आलोचक पित्त का स्थान है। इसके लिए आंखों को, या समझ लीजिए कंधे के ऊपर गर्म पानी कभी भी लगाना नहीं चाहिए। ये आयुर्वेद का हमेशा का ये समझ लो ऑर्डर है या हुक्म है कि कंधों के ऊपर कभी भी गर्म पानी मत लगाइए। और कुछ ग्रंथों में तो लिखा है कि अम्बिलिकस के ऊपर गर्म पानी नहीं लगाना है, क्योंकि हृदय स्थान है, हृदय स्थान में गर्म पानी नहीं लगाना है। अम्बिलिकस मतलब नाभि के ऊपर जो आता है प्रदेश अपना शरीर का, तो वो हिसाब से हृदय में आंखों में के बालों को गर्म पानी कभी भी नहीं लगाना है। ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है। और वैसे भी देखेंगे तो आयुर्वेद के हम लोग थोड़े, आयुर्वेद में बताया है कि पीने के लिए गर्म पानी और नहाने के लिए ठंडा पानी चाहिए। हम लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं, पीने के लिए ठंडा पानी और नहाने के लिए गर्म पानी। तो गर्म पानी इज नॉट गुड फॉर हेल्थ आयुर्वेद के हिसाब से। अगर हम लोग बालों को लगाते हैं या आंखों को लगाते हैं तो उससे आंखें कमजोर हो सकती है, बालों का जल्दी गिरना या सफेद होना हो सकता है। सो नाउ ये तीनों दोष हो गए। अभी तीनों दोषों का बाद में प्रकृति के हिसाब से उनका संबंध देखेंगे। अभी मैंने बताया था कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, दोष धातु और मल ये इनसे ही शरीर बनता है। तो दोषों का अभी ब्रीफली देख लिया क्या काम है। अभी धातु देखेंगे, सप्त धातु। इनमें देखिए ये डायग्राम देखेंगे हम लोग, सप्त धातु क्या है। दीज आर द 7 धातुस। लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर से शुरू करेंगे। रस धातु, रस मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं उसका जो पहले जो धातु बनता है दैट इज कॉल्ड रस धातु। अभी इसका कंपैरिजन थोड़ा कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट मॉडर्न साइंस के हिसाब से प्लाज्मा को रस धातु कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। ये रस का कन्वर्जन हो गया तो रक्त बन गया, उसमें आरबीसी ऐड हो गया तो सेकंड धातु बन गया रक्त। रक्त का कन्वर्जन होता है तो मांस धातु बनेगा, मांस से आगे मेद बनेगा, मेद से आगे अस्थि दैट बोन्स,
फिर मज्जा धातु दैट इज ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू, और शुक्र धातु। अभी सातों धातुओं का साथ कर्म दिया है। रस का ये देखिए कर्म दिया है यहाँ पे प्रीणनम। प्रीणनम मतलब नरिशमेंट, ये रस धातु का काम है पहले से। ये इनके सबसे अच्छे कर्म दिए हैं शरीर में, श्रेष्ठ। मतलब ये सातों धातु के श्रेष्ठ कर्म कौन से है, तो रस धातु का कर्म है प्रीणन मतलब नरिशमेंट। जीवन, ये रक्त धातु का काम है। आयुर्वेद ने कहा है कि रक्तम जीव इति स्थिति, मतलब जब तक रक्त है शरीर में तब तक जीवन है। ये हिसाब से जीवन, जैसे हम लोग ने उस दिन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी देखा था कि हृदय से ब्लड पंप होता है, हर पेशी में हर टिश्यू में जाता है, तो वो हर जगह पे जाके उनको नरिशमेंट देता है। तो नेचुरली जीवन काम हो गया रक्त का। लेप, लेप इज टू कवर, देखिए मसल लेप कवर्स वाइटल ऑर्गन्स मूवमेंट्स ऑफ द जॉइंट्स। सो लेपन हमारे शरीर को पूरे ढक के रखता है। मांस धातु हम लोग बाहर से जो दिखते हैं दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ मसल लेयर्स हमारे शरीर में है। स्नेह, ये मेद धातु का काम है। स्नेह मतलब स्निग्धता, ये देखिए फैट मेंटेन्स लुब्रिकेशन एंड ऑयलीनेस ऑफ ऑल द टिश्यूज। लुब्रिकेशन जो मेंटेन करना है वो मेद धातु का काम है। धारण, धारण मीन्स धारण का एग्जैक्ट मीनिंग उसको बताएंगे कि सपोर्ट टू द बॉडी स्ट्रक्चर। आप लोग ने बच्चों के साइंस के बुक में या ऐसे किधर भी वो स्केलेटन देखा रहेगा। स्केलेटन मतलब पूरे बोन्स, वो बोन्स है, उनकी वजह से हमारा शरीर का धारण होता है। बिकॉज ऑफ बोन्स वी कैन मूव अराउंड, इधर उधर जो घूम फिर सकते हैं, इसका कारण हमारी अस्थि संस्था है। पूरण, पूरण मतलब जो अंदर पूरण करता है दैट इज मज्जा धातु है, ये बोन्स के अंदर रहता है। देन गर्भोत्पाद, प्रजा की उत्पत्ति करना, ये शुक्र धातु का काम है। तो ये प्रीणन रस धातु का काम है। जीवन रक्त धातु, मांस धातु लेपन करना, ये मेद धातु स्नेह, अस्थि धातु धारण करना, पूरण मज्जा धातु, और गर्भोत्पादन शुक्र धातु। सो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु, ये सात धातुओं के सात कर्म हो गए। सो विल नाउ गो फॉरवर्ड। ये तीन मल है, मुख्य मल है ये तीन ही मल है ऐसा नहीं है, ये मुख्य मल है। सब्सटेंसेस कॉन्स्टेंटली रिमूव फ्रॉम द बॉडी, हमारे शरीर से जो पदार्थ या घटक हमेशा निकाले जाते हैं बाहर, उन्हें मल कहेंगे। देयर इम्बैलेंस लीड्स टू डिसीजेस, हमें हम जानते हैं कि हम लोग इसका उदाहरण ले सकते हैं, किसी को अगर डायरिया हो गया तो पुरुष धातु, पुरुष मल मतलब फीकल मैटर, तो अगर वो बहुत ज्यादा कम हो गया तो इम्बैलेंस हो गया तो उससे बीमारी होने वाली है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन फ्रॉम टिश्यूज, ये सब एंड प्रोडक्ट्स है पुरुष मूत्र और से, वो हिसाब से इनको शरीर से बाहर फेंकना जरूरी रहता है। दे आर नॉट सपोज टू बी इनसाइड द बॉडी वंस दे आर फॉर्म। अगर हमें इसके लिए उस दिन बताया था कि धारणीय वेग, कि कुछ वेग ऐसे है, शायद इधर नहीं बताया था, आई डोंट रिमेम्बर। धारणीय वेग बताया है कि जो इम्पल्सेस है, सांगितलं ना, जो इम्पल्सेस है हमारे शरीर में आते हैं, वो अगर इम्पल्स हमें आता है तो वी हैव टू ओब्लाइज, वी कैन नॉट इग्नोर देम और वी शुड नॉट इग्नोर देम। खमल, ख मतलब आकाश, तो जो एम्प्टी स्पेसेस में जो मल उत्पन्न होते हैं उसे खमल कहते हैं। जैसे कानों में मल उत्पन्न होता है, नाक में होता है, आईज में, माउथ में एटसेट्रा, उसको खमल कहेंगे। सो नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट इज अग्नि, जो पहले देखा था। अग्नि क्या काम करता है देखो, हीट एनर्जी ब्रेक्स डाउन फूड एंड स्टिमुलेट्स डाइजेशन। हमारे शरीर में हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करना, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका पचन करना, ये अग्नि का काम है। और अग्नि देखिए इतना महत्व का माना है कि ये सब चीजें आयुर्वेद में माना है कि अग्नि के अधीन है। कौन कौन सी चीजें हैं, आयु मतलब हमारी जिंदगी, हमारा जीना ही अग्नि के अधीन है। वर्ण, हमारा जो वर्ण दिखता है शरीर का वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन कहेंगे। बल दैट इज स्ट्रेंथ। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, अगर हम लोग, हमारे शरीर का अग्नि नॉर्मल है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उत्साह दैट इज एंथुजियाज्म, काम करने में जो भी हम लोग उत्साह दिखाते हैं या रहता है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर अग्नि।
उपचय, उपचय अगेन इज मेटाबॉलिज्म। प्रभा, प्रभा मतलब ऑरा कह सकते हैं उसको टू सम एक्सटेंट, ऑरा, हमारे ऑरा जो दिखता है वो। ओज, ओज ये आयुर्वेद ने एक 8वां धातु माना है। एक्चुअली वो दिखता नहीं है लेकिन इट इज अ कंसेप्ट ओज। तो ये 8वां धातु है अग्नि के ऊपर जो अवलंबित है। तेज, तेज मतलब ब्राइटनेस और अग्नि, ये सब प्राण, ये सब अग्नि के अधीन है। दीज आर बिकॉज ऑफ डाइजेशन पावर एग्जिस्टिंग इन आवर बॉडी। और उसकी पावर क्या है? पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जो भी चीज है उसमें बदलाव करने की क्षमता अग्नि रखता है। सिंपल एग्जांपल, आप आपके घर में दीवार है, विंडो रहती है, विंडो में कर्टन लगाते हैं, तो जो कर्टन का जो भाग बाहर की बाजू में आता है, सनलाइट को एक्सपोज होता है, उसका रंग बदलता है ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू वीक्स, मंथ्स। वो परिवर्तन हो गया। क्यों हो गया परिवर्तन? बिकॉज ऑफ द हीट, सनलाइट हीट है। सिमिलरली सनलाइट अपने शरीर में क्या है? पित्त है, वो अपने शरीर में परिवर्तन लाते रहता है। तो ये हमेशा परिवर्तन एवरी मिनट, एवरी आवर, एवरी सेकंड होते रहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फायर क्या है? सेल्युलर लेवल पे अग्नि काम करता है। मेंटेन्स न्यूट्रिशन ऑफ टिश्यूज वाया ऑटो इम्यून मैकेनिज्म। ऑटो इम्यून मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें अभी नहीं जाएंगे। और जनरल लेवल इंटेलिजेंस, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन, ये सब अग्नि के अधीन है। और 13 अग्नि बताया है। अब ये 13 अग्नि क्यों बताया है इसको देखेंगे पहले। 13 अग्नि कौन से है? एक जाठर अग्नि जो मेन है, पेट में है वो। 7 धातु के अग्नि है और 5 पंचमहाभूत के अग्नि है। अभी नाउ जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, ये थोड़ा रस वाला स्लाइड देखेंगे। ये देखिए ये वाला। अभी देखिए, अन्न जो खाया है हम लोग ने, उसका पचन होने के लिए रसाग्नि चाहिए, जिसकी वजह से रस धातु बनेगा। रस धातु पर प्रक्रिया करने के लिए रक्त अग्नि चाहिए, रक्ताग्नि चाहिए, जिसकी वजह से रक्त धातु बनेगा। सिमिलरली रक्त से मांस बनने के लिए मांस धातु का अग्नि चाहिए, जिससे मांस धातु बनेगा। सिमिलरली सप्त धातु के साथ अग्नि हो गए। तो ये अग्नि जितने भी स्ट्रांग रहेंगे वो हिसाब से वो टिश्यूज अच्छे बनेंगे। अगर वो अग्नि कमजोर है तो वो धातु भी कमजोर बनेगा। वो हिसाब से अगर रक्त धातु का अग्नि कमजोर है, खून की कमी है, तो पेशेंट बहुत कमजोर रहेगा। उसको थकान जल्दी आती रहेगी। उसका हीमोग्लोबिन काउंट मॉडर्न साइंस के हिसाब से कम रहेगा, क्योंकि उसमें आरबीसीज नहीं बनती रहेगी। ही विल बी वेरी वीक। तो उसमें रक्तनी की चिकित्सा करनी चाहिए। फिर वो आयुर्वेद का वो थेरेपेटिकल पार्ट आता है। तो सिमिलरली मांस धातु अगर कमजोर है किसी का, तो उसका वजन बढ़ेगा नहीं, वो एकदम पतला दिखेगा, एकदम अंडर नरिश दिखता है, माल नरिश दिखता है उसमें। या मतलब अगर डाइट नॉर्मल है और फिर भी बढ़ता नहीं है वजन, फिर भी नॉर्मल नहीं होता है, देन वी कैन से कि उसका मांस धातु का अग्नि ठीक नहीं है। सिमिलरली मेद धातु में भी ऐसे ही कह सकते हैं। सो दीज आर द 7 अग्निज। सिमिलरली पंचमहाभूत के 5 अग्नि है, तो ये 7, पंचमहाभूत के 5 12 हो गए। और मुख्य अग्नि जो पेट में है दैट इज 13। सो दीज आर द 13 अग्निज। ये देखिए जाठर अग्नि, ये देखिए ये हमारा हमारा इसुफेगस, अन्न नलिका यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे जो बलून जैसा दिखता है दैट इज स्टमक। पेट है, जो हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ पे पहले रुकता है 2-4 घंटे के लिए, बाद में यहाँ से आगे उसका डाइजेशन होते रहता है। एक्चुअली डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ, लेकिन ये आगे जाएगा तो वैसे ही उसका पचन होते रहेगा। सो दिस इज द जाठर अग्नि। जठर में है जो अग्नि, वो जाठर अग्नि है। ओके, तो सिमिलरली वेरी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह होगा। सो दिस इज द जाठर अग्नि। अभी प्रकृति पे आएंगे। किसी ने पूछा था अभी, प्रकृति डिसाइडेड बाय प्रीडोमिनेंस ऑफ दोषास एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। 7 टाइप्स के। अभी देखो 3 दोष है, वात पित्त कफ, तो 7 ही प्रकार की प्रकृति संभव है। वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष। तो वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। फिर कॉम्बिनेशन में आएगी वात कफ, वात पित्त और पित्त कफ, और 7वीं आएगी सम प्रकृति। सो दीज आर 7 टाइप्स ऑफ प्रकृतिज। अभी देखिए नाउ विल एग्जाम, अभी आपको थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि वात प्रकृति वालों में क्या रहेगा। देखिए उनकी स्किन एकदम सूखी रहेगी, ड्राई स्किन, बहुत ज्यादा रफ रहेगी,
और ठंडी हो सकती है उनकी स्किन, क्योंकि वात दोष ठंडा गुण वाला है, इट इज शीत। उसके हिसाब से पित्त वालों की त्वचा सॉफ्ट रहेगी, दिखने में ऑयली रहेगी, थोड़ी वार्म रहेगी, थोड़ा गर्म रहता है उनका शरीर, और फेयर मतलब ज्यादा करके लोग गोरे रहते हैं। पित्त वाले लोग यूजुअली गोरे रहते हैं, ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी है कि वो गोरे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि सब यूरोपियन पित्त वाले हैं, दैट्स व्हाई आई सेड कि गोरे मतलब दिस इज डिफरेंट टाइप में, ये डायग्नोसिस अलग टाइप का होता है इसका। फिर कफ, कफ वालों में देखिए त्वचा थिक रहेगी, स्किन थिक, ऑयली ज्यादा रहेगी, में ऑयल बहुत ज्यादा निकलता है, और कूल और व्हाइट, मतलब ये भी गोरे रहते हैं कफ वाले, और कूल रहेंगे, इनका भी टेम्परेचर, कफ और वात दोनों ठंडे हैं और पित्त गर्म है। इसके लिए वात और कफ वालों की त्वचा ठंडी रहेगी, और इनकी पित्त वालों की गर्म रहेगी। हेयर देखिए वात वालों में अगेन सूखे, रफ, और जल्दी इनके बाल सफेद होने लगते हैं, मतलब 20-25-30 के आसपास, या उसके लगभग, उतना ही ज्यादा कम ज्यादा में, बहुत कंपेयर टू अदर्स इनके बाल जल्दी सफेद होते हैं। पित्त वालों में सॉफ्ट रहेंगे और ऑयली रहेंगे। और ये कफ वालों में देखिए, ये आपने वो ऐड देखा रहेगा, घने मुलायम लंबे बाल, ये सब इनका है काम, कफ का, कफोदोष का काम है ये, घने मुलायम मुलायम ये सब प्रकार है। सो यूजुअली कफ वालों के बाल बहुत अच्छे रहते हैं, वेरी गुड लुकिंग। तो एपेटाइट कैसे रहेगा, वात में देखिए स्कैंटी और वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बदलाव बहुत आता है, आज बहुत ज्यादा खाना खाया, कल कुछ नहीं खाया, परसों थोड़ा ही खाया, उसके बाद वापस बहुत ज्यादा खाया। सो ऑल अनप्रेडिक्टेबल, मतलब उनमें कुछ ये नहीं रहता है, चंचलता बहुत ज्यादा रहेगी इन शॉर्ट। तो आपके आजू बाजू में आप खुद में भी देख सकते हैं कि पहले के जमाने में मोबाइल का बिल, आई मीन टेलीफोन का बिल आता था, वो MTNL का आता था, जितना भी कॉल करो वो हिसाब से आता था। अभी आजकल तो ठीक है, फ्री कॉल है, अनलिमिटेड कॉल से। तो पहले जिनका बिल बहुत ज्यादा आता रहेगा वो सोच लेना चाहिए कि वो शायद बात वाले हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बात करेंगे, मतलब बकबक करेंगे, ऐसा लगता है कि कितनी बातें करते। दे आर ऑल वात प्रकृति, क्योंकि फोन पे इतनी बात करेंगे, बाद में 1 घंटे के बाद बोलेंगे कुछ बात हुई नहीं है, अभी अगली बार फिर से बोलेंगे, वो हिसाब से वात वाले हैं। पित्त वालों का एपेटाइट गुड लो, मतलब मीडियम रहेगा, बहुत ज्यादा है या बहुत कम है ऐसा नहीं, एवरेज रहेगा। और कफ वालों में बहुत स्टेडीनेस रहता है, हर चीज में कंसिस्टेंसी रहती है, जो भी करते हैं वो एकदम स्टेडी अप्रोच रहता है। स्लीप एक्टिविटी देखिए वात वालों का स्कैंटी एंड फास्ट, मतलब रात को 10:30 बजे सो गए, 12:30 बजे जाग जाएंगे, बाद में भरोसा नहीं है नींद आएगी नहीं आएगी, डोंट नो। या फिर 1 बजे 2 बजे 3 बजे कभी भी उठ के बैठेंगे, दे कांट स्लीप प्रॉपरली, क्योंकि वात है, वात है इसके लिए मूवमेंट है, चंचल है, चंचल है तो सब वो वात अपना गुण दिखाएगा ही, तो इनको नींद बहुत कम आती है। तो आपने भी खुद को एग्जामिन कर सकते हैं कि एग्जाम के टाइम आपको बहुत, वैसे भी एग्जाम में बहुत कम लोगों को, बहुत सारे लोगों को नींद कम आती है, लेकिन एग्जाम पीरियड छोड़ के भी अगर आपकी नींद कम है तो शायद वात हो सकता है आपके शरीर में ज्यादा। पित्त इसको वालों, इसको हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट में डाल सकते हैं क्या? एग्जैक्टली एज एग्जैक्टली, पर आयुर्वेदा द पर्सनालिटी। एब्सोल्युटली, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। क्योंकि थोड़े बहुत है ना, 2-4 सवाल पूछेंगे पेशेंट को तो हमें थोड़ा अंदाजा आ जाता है कि इसकी बेसिक टेंडेंसी क्या है। तो स्लीप एक्टिविटी भी इनमें देखिए पित्त वालों में मॉडरेट और मीडियम है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। और एक कफ वाले तो ऐसे सोएंगे, बोलते हैं ना क्या, क्या बोलते हैं वो, बेच के, चना बेच के या घोड़ा बेच के कुछ बोलते हैं ना, वो सोते ऐसा है कि इनके ऊपर पानी भी डालो वो सोने के बाद तो भी उठेंगे नहीं, इतना डीप स्लीप रहेगा इनका कफ वालों का। साउंड लिथार्जिक स्लो, और जिधर बैठेंगे उधर भी सो सकते हैं। मतलब कुछ लोग वो लोकल ट्रेन में जाते हैं तो कभी कभी लोकल ट्रेन में दरवाजे में खड़े रहते हैं ना, उनको भी वो कफ वाला रहेगा तो प्रॉब्लम आता है, बिकॉज वो भी शायद सो सकता है उधर बाहर का बाहर ही खड़े रह के भी। तो आजू बाजू वाले उसको देखेंगे तो उसको अंदर ढकल देंगे, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो इनके ऊपर आ सकता है ब्लेम। सो अननेसेसरी टू बी केयरफुल, कि जो एकदम किधर भी बैठे बैठे सो सकता है, ही कैन बी ए कफ वाला, एकदम ठंडे दिमाग वाला है। और जिसको बिल्कुल नींद नहीं आती है वो वात वाला हो सकता है।
और जिसको एवरेज नींद है वो पित्त वाला है। माइंड देखिए इसका रेस्टलेस रहेगा, इसका एग्रेसिव रहेगा। वात वाला एकदम रेस्टलेस, मतलब फोन पे बात करते रहेंगे तो घर में ही 4 रूम का ब्लॉक है तो चारों रूम में घूमते रहेंगे एक बात करने के लिए, किधर दे आर नॉट स्टेबल। और पित्त वाले एग्रेसिव है, काम है। अभी देखिए इनमें भी वात वाले है, इनका जैसे बताया कि एपेटाइट स्कैंटी और वेरिएबल है, वैसे उनको खाना गर्म चाहिए, दे डोंट लाइक कोल्ड फूड। और पित्त वालों का उल्टा है, उनको ठंडा करके खाना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज में बोलते हैं कि किसी भी इशू को ठंडा करके खाओ। ठंडा करके खाओ मतलब वो जब तक लोग भूलते नहीं तब तक उसको चलाते रहो, दैट टाइप ऑफ थिंग। तो वो मजाक का बात छोड़ देंगे, लेकिन पित्त वालों को चाय गर्म मंगाएंगे लेकिन ठंडा करके पियेंगे। और कफ वाले भी, उनको भी ठंड गर्म ही चाहिए खाना, दे कांट टॉलरेट कोल्ड फूड। उनको भी गर्म चाहिए क्योंकि वात और कफ ये ठंडे दोष है, उनमें शीत गुण है। इसके लिए ऑपोजिट मेंटालिटी रहती है, जो गुण है उनमें उसके ऑपोजिट उसकी इच्छा करेंगे। विपरीत गुण इच्छा बोलते हैं उसको, विपरीत गुण की इच्छा। विपरीत मतलब ऑपोजिट, तो ऑपोजिट गुणों की इच्छा रहती है। इसके लिए पित्त वाला गर्म है तो उसको ठंडा चीज चाहिए खाने के लिए, और वात वाला ठंडा है तो उसको गर्म चीज चाहिए खाने के लिए। और एपेटाइट भी मतलब वेट गेन भी वात वाले कभी भी ज्यादा वजन उनका बढ़ता ही नहीं है, कुछ भी करो कुछ भी खाओ। 60 किलो अगर है, 60 किलो भी बहुत हो गया, लेकिन 55-60 के आगे कभी जाएंगे नहीं यूजुअली। और कफ वाला है, वो लॉकडाउन पीरियड में बहुत ऐसे लोग मिले हैं जो लॉकडाउन पीरियड में जिनका वजन एकदम 30% 40% बढ़ गया, क्योंकि एक्टिविटी एकदम कम हो गई। तो कफ वालों की वेट गेन में प्रवृत्ति ज्यादा रहेगी, वात वालों का वेट गेन बिल्कुल नहीं होता है, और पित्त वालों का मॉडरेट रहेगा वेट, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। इसके लिए वो हिसाब से देखें कि अगर ये रेस्टलेस है ना तो इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता है, ये करना भी नहीं चाहिए। अगर कोई वात वाला है तो उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और कफ वाला जो है उसके ऊपर लोग एकदम क्या बोलते हैं ना, एकदम आग बंद करके विश्वास रखते हैं, बिकॉज दे आर श्योर कि इसको कुछ भी बताएंगे तो किसी को बोलेगा नहीं, पर्सनल चीज भी है जो भी है वो। और एकेडमिकली पित्त वाले ब्रिलियंट रहेंगे, मतलब उनका दिमाग बहुत तेज रहता है, बिकॉज पित्त का मतलब ही है डाइजेशन, संताप या टेम्परेचर। तो पित्त वाले गर्म दिमाग वाले हैं लेकिन उतने ही वो बुद्धिमान रहते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट लोग वगैरह ज्यादा करके पित्त वाले रहेंगे। कफ वाले एकदम ऐसा बहुत क्रिएटिव जो काम करते हैं वो कफ वाले यूजुअली रहते हैं, संगीत क्षेत्र में और किधर, क्योंकि उनमें क्रिएटिविटी भी है और लोग भी उनके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर कफ दोष। एंड वात वाले एकदम चंचल, मतलब हाइपर एक्टिव, एक जगह जो रुकते नहीं है, वो हाइपर एक्टिव लोग कफ वाले वात वाले रहेंगे। सो दिस इज प्रकृति परीक्षण। आपको प्रकृति के बारे में कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। if anyone wants to have ask anything, मुझको जितना मालूम है I will try to explain. यस यस, थोड़ा सा संजय जी को भी आराम मिलेगा और आपको भी क्वेश्चंस के आंसर रहेंगे तो हम लोग कर सकते हैं। प्लीज एनीवन, सरस्वती जी, तनिष्का, वृशाली कोटकर, यस। संजय सर, हाँ, बोलो। जो प्रकृति है या फिर एक दोष जो है ये सीजन के अनुसार भी चेंज होते रहते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं नहीं, प्रकृति जो है ना, मैंने उसी पहले ही बताया कि अपने जन्म से लेकर अब टिल आवर लास्ट ब्रेथ प्रकृति बदलेगी नहीं। इसके लिए प्रकृति जैसी है वैसे हमें अपने को खुद को बदलना है सीजन में। गॉट माय पॉइंट? मतलब अभी समझ लो ठंडी आ गई, विंटर सीजन शुरू हो गया, तो विंटर सीजन है तो वात और कफ वालों को ज्यादा तकलीफ देगा वो, क्योंकि वो पहले से ही ठंडे वाला दोष, ठंडे गुण के दोष है, वो उनमें शीत गुण पहले से ही है। इसके लिए विंटर में इनको तकलीफ होगी ज्यादा, वात और कफों को। पित्त वाला गर्म वाला है, मतलब उसमें टेम्परेचर ज्यादा है, वो ठंडी एंजॉय करेगा। और समर सीजन में पित्त वाले को तकलीफ होगी, इसलिए पित्त वाले ने समर सीजन में पित्त बढ़ाने जैसे आहार विहार कम करने चाहिए। मतलब समझ लो अगर चाय पीने की बहुत ज्यादा आदत है तो ठंडी में समझ लो 8-8 ग्लास से 8-8 कप चाय पी रहा है, तो समर सीजन जैसे ही शुरू हो गया तो उसने चाय का प्रमाण कम करना चाहिए। 8 से वो 3-4 पे आ सकता है, और उसको शरबत या ऐसे कुछ जिससे रिप्लेस कर सकता है टू अवॉइड पित्त
एग्रेशन या फिर पित्त क्या बोलते हैं उसको, पित्त दोष नहीं बढ़ना चाहिए, वो हिसाब से उसने कोशिश करनी चाहिए। यस बोलिए। That kapha person is, he said, lethargic and slow, no? Lethargic and slow. So in Ayurveda, is there something, can we reduce this kapha and then? नहीं, स्वभाव और निष्प्रतिक्रिया बोलते हैं। स्वभाव और प्रकृति दोनों बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी अपनी प्रकृति है वो हिसाब से हम लोग अपना स्टैंड ले सकते हैं फॉर आवर, मतलब जीने के लिए जो भी है वो हमारे हिसाब में, हमारे लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं। सो वो स्वभाव तो नहीं बदल सकते, प्रकृति नहीं बदल सकते, बट एज आई सेड कि जैसे ही सीजन बदलेगा वो हिसाब से वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, आवर लाइफस्टाइल। थोड़ा बहुत बदल उसमें लाना चाहिए। If I get a patient with this kapha more, as you said, is more obesity and such things. So that way I'm asking, can we do something about adjusting this kapha? यस, कफ वाला अगर है ना तो उसको वेट गेन की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहेगी, आसानी से उसका वजन बढ़ सकता है, तो उसको लिए बोल सकते हैं कि आप स्वीट कम खाओ। ओके, वी कैन टेल हिम टू अवॉइड स्वीट्स, क्योंकि अगर वो स्वीट पित्त प्रकृति के हिसाब से खाता रहेगा तो उसको वेट गेन बहुत ज्यादा होगा कफ वाले को। चीज लेके आते हैं, लेके आने वाले हैं। तो मैंने जैसे बोला था कि हम लोगों ने 1200 रुपया, हमारे लिए ये नहीं है, आपके लिए फ्री ऑफ चार्ज है। आप 1 साल के लिए फ्री ऑफ चार्ज थाना स्कूल ऑफ योगा की क्लब मेंबर हो, 1 साल के लिए। अगले साल बोलना नहीं कि फिर सर हम लोगों को तो फ्री में दिया था ना आपने। तो थाना स्कूल ऑफ योगा का जो ग्रुप बनेगा, क्लब बनेगा, उसमें आपको 1 साल के लिए फ्री है, 1200 रुपये भरना नहीं है। लेकिन आप किसी को तो रिकमेंड करो और रिकमेंड करके उसको बुलाओ। एक हमारा 3 कार्यक्रम हम लोग अगले हफ्ते करने वाले हैं। रिहेबिलिटेशन इन एथलेटिक्स, डॉक्टर अंजलि गांगल, और ब्लूप्रिंट ऑफ स्टैंडिंग आसन बाय संदीप सोलंकी, और मे बी डायबिटीज के ऊपर योगा थेरेपी ऑन इन मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज। हो सकता है वो होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन अगले नेक्स्ट हफ्ते होगा। तो नेक्स्ट हफ्ते में हम लोगों का 2 तो पक्का है, 2 हम लोग करने वाले हैं। तो अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा आप लेने की कोशिश करो, झोली भर के मिलने वाला है। हमारा पेटेंट डायलॉग है ये, तो आपको मिलेगा बहुत सारा, लो और उसका आनंद लो, उसका उपयोग करो। ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। कल मिलते हैं, और अगर नहीं मैं ओपन कर रहा हूँ तो मुझे एक फोन किया करो। आप लोग किसी ने भी मुझे एक भी फोन नहीं किया, मतलब ये डर है या रिस्पेक्ट है, ये मुझे पता नहीं चलता। सर रिस्पेक्ट ऑफ कोर्स। तुम्ही म्हणाला होतात ना की तुम्ही 1 ते 2 ची बॅच आहे म्हणून सगळेजण थांबले होते की कदाचित तुमची बॅच संपेल आणि मग तुम्ही इकडच्या याला हे कराल। यू आर ऑलवेज पंक्चुअल ना, इसके लिए भूल गए रहेंगे, कोई सोचेगा ही नहीं। नहीं, ये क्या होता है कि मैं एक साथ में बहुत सारी, आई एम मल्टी वर्कोहोलिक पर्सन, एक साथ में मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। तो मैं आज मुझे मतलब कुठला दोष आहे म्हणजे हा दिस इज अ पित्त प्रकोप, मतलब योगा थेरपी सुरू झाली, स्टिम्युलेशन और राजसिक बोलते हैं ना, वैसा है वो। येस, थेरपी सुरू झाली इकडेच। हा बघितलं का, ते मी म्हणलं ना तुम्हाला की श्रद्धा सुरू करणार, आता उद्यापासून एक लोकांना घेऊन सुरू करणार ती। येस, गुड, व्हेरी गुड। चला, घरातल्यांचं इमॅजिनेशन सुरू झालंय, कोण कोण जेवताना उशीर करतोय। सावंत सर, थैंक यू सो मच। सावंत सर ने थोड़ा सा स्टिमुलेट किया कि आज क्या है, इसके लिए फिर मैं आपको बोला संजय जी को कि आपका टॉपिक डाल दो, तो वो एक अच्छा हुआ। थोड़ा सा एक्टिवेशन होना जरूरी है। वैसे मेनन सर को अगर बोल दिया जाए तो फिर मेनन सर पीछे ही लगते हैं। मेनन सर का बहुत बड़ा एक गुण है, क्वालिटी है कि वो छोड़ते नहीं है, फिर वो